अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आप सबको मैं इस क्लास का इस्तकबाल करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम कैसे हैं? तो बच्चों, आज 10वीं जमात का चौथा सबक के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, चंद भाषाओं के नाम बताइए। तो जी हाँ, कुली कुतुब शाह एक बादशाह हैं। तो आज हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दरसी किताब का पेज नंबर 30 पर 7 निकालिए और गौर से देखिए, पढ़िए, सोचिए और बोलिए के तहत प्यारे बच्चों सुनिए गौर से। एक मर्तबा एक गरीब आदमी रास्ता चलते चलते थक कर गर्मी से बचने के लिए एक महल के साये में ठहर गया। एक आदमी गर्मी के साये से क्या हुआ, चलते चलते एक महल के साये में जाकर ठहर गया। इस वक्त महल में कोई तकरीब हो रही थी। ये देखकर वो अपने आप में बड़बड़ाने लगा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। यानी कि गरीब आदमी क्या समझ रहा, बड़बड़ाता है, मैं कितना की मेहनत करने पर मुझे 2 वक्त की रोटी मैसर होती है, और ये अमीर लोग कितने आराम और आसाइश से ज़िंदगी के मज़े लौटते हैं। इत्तेफाक से इसकी बड़बड़ाहट को महल के मालिक सिंदबाद जहाज़ी ने सुन लिया और इसे महल में बुलवाकर अपने साथ बिठाकर बेहतरीन अक़साम के खाने खिलाए, यानी मज़ेदार खाने खिलाए। खाने से फारूग होने के बाद सिंदबाद ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन लिया था, तो चलो मैं तुम्हें अपनी दौलतमंदी की राज बताता हूँ। फिर सिंदबाद ने कहा, मेरे वालिद बगदाद के सौदागर थे। इनके इंतकाल के बाद मैं अपनी दौलतमंदी का मुल्क के सफ़ीर की ठान लिया। इसी के बाद मैंने कई इलाकों और मुल्कों की सैर तक तफरीक की है। उनके इंतकाल के बाद कितने की मुल्कों के सैर व तफरीक की। हर सफ़र में मेरे लिए एक नया तजुर्बा होता था। यानी वैसा सफ़र करे जब एक एक मुल्क में एक एक तजुर्बा उनके सामने आ गया। मुसलसिल सफ़र व सयाहत और तिजारत की वजह से मेरे इल्म व तजुर्बे में के साथ साथ मेरी दौलत में भी इजाफ़ा हुआ। आज मेरी जो शान व शौकत तुम देखते हो वो मेरी मेहनत और जुस्तजू का नतीजा है, और मेरी मेहनत वो हौसला का इनाम है। यानी कि सिंदबाद वो गरीब आदमी से बोला कि मैं बहुत ही मेहनत और पुख्ता ईमान के साथ मैं बहुत ही काम किए थे, मेहनत कराया था। मेरा इस दौलतमंदी का राज ये है, बोल के सिंदबाद वो गरीब आदमी से बोला था। प्यारे बच्चों, अब मैं आप ये इक़्तिबास अच्छा समझे होंगे और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, पहला सवाल, गरीब आदमी ने क्या शिकवा किया था? इस सवाल का जवाब बोलिए बच्चों। दूसरा, गरीब आदमी को शिकवा करते हुए किसने सुना और इसने गरीब आदमी के साथ क्या सलूक किया?
सिंदबाद सुना था ना, वो गरीब आदमी बड़बड़ाते हुए, तो सिंदबाद ने वो गरीब आदमी को क्या किया? सिंदबाद की दौलतमंदी का राज क्या था, यानी वो दौलत बड़ा गनी कैसा हुआ, उसका राज क्या हुआ कहने का बोलना चाहिए। चौथा, क्या आपने कभी दूर दराज के मकामात का सफ़र किया है? आपने दूर दराज मकामात का सफ़र किया है? प्यारे बच्चों बोलिए, आप तमाम में कोई भी दूर दराज के सयाहत यानी सफ़र किया है? तो बच्चों पांचवा सवाल ये था कि सयाहत करने वाले अपने सफ़र की रोदात लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, अब ये 5 सवालात के जवाब आप अच्छी तरह दे चुके हैं, तो तमाम के तमाम इस इख्तिबार को अच्छा समझे होंगे और सबक के मकसद के तरफ चलेंगे। और प्यारे बच्चों, ये मकसद के बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा एक ऐसा मजमून है जिसमें जज़ो मिज़ाह का ख़ास अंसर मौजूद है, यानी कुली कुतुब शाह का सफ़रनामे में जज़ो मिज़ाह का ख़ास अंसर मंसूर है, मौजूद है। ये न सिर्फ एक मुसन्निफ़ का मजमून बल्कि आप बीती का जीता जागता नमूना है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने शहर हैदराबाद की गुज़िश्ता 400 साल में शहर की बदली तहज़ीब व तमद्दुन को तारीख़ी पस मंज़र से मरबूत करते हुए बेहतरीन पैराए में बयान किया गया है। इस सबक का ख़ास मकसद बच्चों में जमालियाती ज़ौक़ का फ़रोग़, जज़ो मिज़ाह और तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ करवाना और इनमें इसी तरह की तहरीरों को पढ़ने और लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। प्यारे बच्चों, ये सबक बहुत जज़ो मिज़ाह के साथ था, गौर से सुनिए और लुत्फ़ अंदोज़ उठाइए। प्यारे बच्चों, सबक जनाब मुजतबा हुसैन के माज़िया मज़ामीन से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा के शायर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुजतबा हुसैन 15 जुलाई 1930 पर 6 को ज़िला गुलबर्गा कर्नाटक में पैदा हुए। 1950 पर 6 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन से BA किया। फिर रोज़नामा सियासत हैदराबाद से वाबस्ता हुए। 1960 पर 2 में इसी अखबार में माज़िया कलाम निगारी शुरू की। 1970 पर 2 में हैदराबाद से दिल्ली मुंतकिल हुए और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग से वाबस्ता हुए, जहां से 1990 पर 1 में बाहैसियत एडिटर वजीफ़े पर सबकदोश हुए। जापान, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रूस, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सल्तनत ओमान और मुत्तहदा अरब इमारात की सियाहत कर चुके हैं। 1990 पर 3 में रोज़नामा सियासत के लिए दोबारा कालम निगारी शुरू की। इनके तसानीफ़ तकलीफ़ बरतरफ 1960 पर 8, ख़ता कलाम 1960 पर 9, क़िस्सा मुख्तसर 1970 पर 2, बहरहाल 1970 पर 4, आदमी नामा 1980 पर 1, बिलाखिर 1980 पर 2, जापान चलो 1980 पर 3, अलगर्ज 1980 पर 7, सो है वो भी आदमी 1980 पर 7, चेहरा 1990 पर 3, सफ़र लुग़त 1990 पर 5, आखिरकार 1990 पर 7, होए हम दोस्त जिसके 1990 पर 9, मेरा कलम 1990 पर 9, मुजतबा हुसैन की बेहतरीन तहरीरें मर्तबा हुसैन चिश्ती शिकागो 2 जिल्दों में 2000 से 2001 में शाये हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके तसानीफ़ देखिए बहुत ही हैं और एजाज़ात और हैं। एजाज़ात अड़िया आदमियों की तंजीम, सरस साहित्य समिति,
कटक की जानिब से हाशिया रतन का खिताब 1980 में मिला इनको। तो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली का पहला गालिब अवार्ड बराए उर्दू जज़ो मिज़ा 1980 प्रचार अवार्ड बराए तख्लीकी नसर उर्दू अकादमी दिल्ली 1990। कुल हिंद मखदूम मोहिउद्दीन अवार्ड आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी 1993। हुकूमत की जानिब से पद्मश्री का एजाज़ 2007 में उनको मिला। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की जानिब से डिलेट की एजाज़ी डिग्री 2010 में मिला। इसके अलावा अजीज़ सारी तसानीफ़ को मुल्क की मुख्तलिफ अकाडमियों के मुतदाद इनामात मिल चुके हैं। हिंदी में 6 मजमूए शाये हो चुके हैं। हिंदुस्तान की कई इलाकाई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुके हैं। इनका सफ़रनामा जापान के ज़ुबान में तर्जुमा हो चुका है, शाये हो चुका है। प्यारे बच्चों, इन्होंने बहुत ही किताबें तसानीफ़ लिखे हैं और इनको बहुत से अवार्ड्स एजाज़ात आ चुके हैं और इनके बारे में उम्दा ख़यालात बहुत से हैं और उनके बारे में अच्छा पढ़िए और याद रखिए। उनके तसानीफ़ और उनके एजाज़ात को याद रखिए। प्यारे बच्चों, अब हम शायर के बारे में जान चुके हैं और इब्तदाई के तरफ चलेंगे। तो अजीज़ तुलबा, अब हम सबक का इब्तदाइया पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो जब जहांगीर को यकीन हो गया कि मैं सचमुच का कुली कुतुब शाह हूँ, वो मेरे कदमों पर गिर पड़ा, कहने लगा, आलम जहां, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। अब आप मेरे साथ शहर में वापस चले, ना तो मीटर से किराया लूँगा, ना वेटिंग चार्ज करूँगा। चारमीनार को गोली मारिए, मेरी झोंपड़ी आपके लिए हाजिर है। मैंने कहा, जहांगीर अली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अब बिला हिसार तक आ गया हूँ। इतनी बुलंदी से फिर इस शहर की पस्त की तरफ नहीं जाना चाहता। आइए मोहम्मद कुली शाह और मोहम्मद कुली कुतुब शाह और ऑटो ड्राइवर के दरमियान हुई दिलचस्प गुफ्तगू के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम सबक की तरफ चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और दरसी किताब की पेज नंबर 30 पर 9 निकालिए और अच्छी तरह गौर से सुनिए। हजरात, मैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह हूँ, वही कुली कुतुब शाह जिसने इस शहर में चारमीनार बनवा कर इस शहर को आबाद किया था। अगर मेरा कसूर है तो बस इतना ही है, मैं 400 साल बाद इस शहर में वैसे तो सिर्फ 4 दिन रहने के इरादे से आया था, लेकिन अब सिर्फ 1 ही दिन में वापस जा रहा हूँ। इतना हैदराबाद मेरे लिए न सिर्फ काफ़ी बल्कि बहुत काफ़ी है। सच तो यह है कि 4 साल पहले हैदराबाद के 400 साला जश्न के मौके पर आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे नीचे की दुनिया में आने के लिए वक्त पर वीज़ा नहीं मिला। मैं जब वीज़ा के लिए गया तो फरिश्तों ने बताया कि हैदराबाद का 400 साला जश्न मुलतवी हो गया है। जब होगा तो तुम्हें वीज़ा दिया जाएगा। यूँ खाली पीली वहाँ तुम्हारे जाने का क्या फ़ायदा। सोचा तो कसूर मेरा ही निकल आया कि मैंने इस शहर को बसाने से पहले चारमीनार को बनवाया। अब हैदराबादी हर काम 4 के हिंद से जहन में रख कर करते हैं। शहरी एतबार से 4 शादियां करने की बात मैं नहीं करता। हैदराबाद अपने शहर जश्न मनाने का इरादा करते हैं तो 400 साल का और वो भी मनाते हैं तो 4 साल बाद। मैं तो क्या यहाँ एक अनोखी और नई सवारी भी देखी, जैसे ऑटो रिक्शा कहते हैं।
इसमें सिर्फ 3 आदमियों के बैठने की गुंजाइश होती है, मगर इसमें बैठते 4 आदमी हैं। इस सवारी की खूबी यह है कि इसके अगले पहले को कहीं भी दाखिल करने की ज़रा सा भी गुंजाइश नज़र आए तो सालिम सवारी इसमें बैठी हुई सवारियों सिमत इसी जगह में निकल जाती है। 400 साल में इस शहर ने मेरे बाद साइंस के मैदान में जो तरक्की की है, इसकी यह सब से उम्दा मिसाल है। मैंने इस सवारी में बैठकर अपने बसाए हुए शहर हैदराबाद को देखने की कोशिश की। नतीजे में इस शहर को बिल्कुल नहीं देख पाया, क्योंकि जैसे ही मैं किसी मंजर के तरफ देखना शुरू करता था तो ऑटो रिक्शा मुझे अचानक उछालकर मेरे मुंह को दूसरे मंजर की तरफ कर देता था। इस सवारी को चलाने वाले जहांगीर अली भी बहुत दिलचस्प आदमी था। मैं चूँकि रात के पिछले पहर हैदराबाद में वारद हुआ था, इसीलिए पहले तो आंख मल के कोशिश करता रहा कि मैं कहाँ हूँ। बाद में एहसास हुआ कि मैं मूसा नदी के किनारे खड़ा हूँ और गालिबन यही वो जगह है जहाँ से मैं घोड़े पर सवार होकर भाग्यमती के से मिलने जाया करता था। पहले तो मैं अपने घोड़े का इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आया तो मैंने भाग्यमती को पुकारना शुरू कर दिया। भाग्यमती तो नहीं आई, अलबत्ता जहांगीर अली आ गया। बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, मुझे इस नदी को पार करके भाग्यमती से मिलने के लिए दूसरी जानिब जाना है, मगर मेरा घोड़ा अब तक नहीं आया है। जहांगीर अली ने मुझे गौर से देखा और कहा, आपने आज गालिबन प्याला कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, तभी तो अपने आप को कुल कुतुब शाह समझ रहे हैं। मैंने कहा, मैं हूँ ही कुल कुतुब शाह। जहांगीर अली ने आंख मार कर कहा, तब तो आज आपकी सवारी में रहने का लुत्फ़ आ जाएगा। घोड़े को मारिए गोली और मेरा ऑटो रिक्शा में बैठ जाइए। मीटर से जो कुछ बनेगा वो दीजिए, अलबत्ता वेटिंग का चार्ज अलग से होगा। मैंने कहा, वेटिंग का क्या चार्ज होगा? बोला, 5 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से लूँगा। 400 साल पहले से वेटिंग का जो चार्ज होगा वो आप देख समझ कर दीजिए। मैंने हैरत से कहा, 400 साल की वेटिंग? बोला, और क्या, हम तो रिक्शा चलाते हैं और वेटिंग में ही ज़्यादा कमाते हैं। और हुजूर, ज़रा ये सोचिए कि आपने इस शहर में आने में कितनी देर कर दी है। प्यारे बच्चों, सचमुच के कुल कुतुब शाह जब के ज़माने में सवारी आदमियों की, बादशाहों की सवारी तो घोड़ा होता है, तो आज के ज़माने में ऑटो रिक्शा की सहूलत मैसर होती है। तो मोहम्मद कुल कुतुब शाह 400 साल के बाद में इस दुनिया में आकर और इस ऑटो रिक्शा को देखकर ताज्जुब हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा और चंद सवालात के जवाबात उठ कर दीजिए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन थे और आप इनके बारे में क्या जानते हैं? प्यारे बच्चों, उठिए और एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, बैठिए। दूसरा, सुल्तान मोहम्मद कुली ने ऑटो रिक्शा को अनोखी और नई सवारी क्यों कहा है? और तीसरा सवाल, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ऑटो रिक्शा के सफ़र को किस तरह बयान किया है? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात समझकर लिखिए। मैंने इससे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और ऑटो रिक्शा में बैठ गया। इस नई सवारी का जायज़ा लेकर मैंने कहा, मगर तुम इस नदी में से कैसे ले जाओगे? बोला, हुजूर, जैसे आप बार बार नदी कह रहे हैं, इसमें अब पानी नहीं रहता, मच्छर और भैंस रहती हैं। बरस बीत गए और मैंने इस नदी में कभी पानी को बहते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा,
फिर इस शहर के लोग अपनी प्यास किस तरह बुझाते हैं? जहांगीर अली बोला, हुजूर, इसके लिए शहर में एक महकमा अबारसानी मौजूद है, जिसका काम नलों से नहीं बल्कि इस शहर के बासियों की आंखों के जरिए पानी सरबराह करना है। लोग दो तीन तीन दिन इंतज़ार करते हैं तो इस शहर के नलों में 4-5 खतरे निकल आते हैं। अलबत्ता आवाम की आंखों में का पानी कभी नहीं सूखता। ये अलग बात है कि इस शहर के हुक्मरानों के आंखों का पानी मर गया है। जहांगीर के इस बयान को सुनकर मैं खुश तो बहुत हुआ कि मेरे शहर के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अबरसानी के निज़ाम का ताल्लुक़ नलों से नहीं बल्कि रास्त तौर पर यानी डायरेक्ट तौर पर आवाम की आंखों से जोड़ दिया है। सच तो यह है कि इस तरक्की का हाल सुनकर मेरी आंखों में से भी अचानक खुशी के आंसू निकल आए। तो जहांगीर अली जब नदी को पार करने की बजाय अपने ऑटो रिक्शा को दूसरी सिमत ले जाने लगा तो मैं कहा, तुम नदी में से क्यों नहीं चलते? बोला, सरकार, अगरचे ये नदी बिल्कुल नहीं बहती, लेकिन इस वक्त रात का पिछला पहर है। ये वक्त मच्छरों और दीगर हशरात उसके आराम करने का है। इस वक्त रियाया के आराम में खलील डालना आपको ज़ेब नहीं देगा। वैसे हुकूमत ने इस नदी को उबूर करने के लिए इसके ऊपर 5-6 पुल भी बना रखे हैं, लेकिन इन पुलों की तामीर कुछ ऐसी है और इन पर जाबजा इतने खंड मौजूद हैं कि इन पर से गुजरते हुए आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे आप पुल के ऊपर से नहीं बल्कि खुद नदी में से गुजर रहे हैं। इसीलिए हुकूमत अब इन पुलों को आसानी से पार करने के लिए इन पुल पर पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? यानी पुल पर पुल बनाया गया है, यानी ब्रिज पर और एक ब्रिज बनाया गया था। मैंने कहा, पुल को पार करने के लिए पुल, ये क्या अहम खाना बात है? जब ये नदी बहती है, नहीं तो इस पर पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? यानी वो नदी में पानी नहीं है तो उस पर पुल यानी ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर यहाँ वाकया पुल बना गए थे तो पुलों को पार करने के लिए इनके ऊपर अब पुल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह का गुमान था कि उस नदी में पानी ही नहीं थे तो वो नदी पर पुल बनाने की ब्रिज बनाने की ज़रूरत क्या है? यानी जहांगीर अली से मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सवाल किया था। जहांगीर अली बोला, सरकार, मुझे तो लगता है इस शहर के हुक्मरानों की सबसे बड़ी हॉबी पुल बनाना है, यानी पुल बनाना यानी ब्रिज बनाना है। अगर पुल बनाना ही शौक़ था तो नदी के ऊपर उस पार से इस पार तक पुल बनाने के बजाय नदी के किनारे किनारे पुल बनाते चल जाते। सैकड़ों मैल लंबे पुल बन सकते थे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि कहाँ चलेंगे? मैंने कहा, जहांगीर अली, तुम बड़े मासूम आदमी हो। मैंने इस शहर में चार मीनार और इसके आसपास चंद इमारतें बनवाई। यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह बोलते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले से मैं ये हैदराबाद में बहुत से इमारतें बनाई हैं, चार मीनार और दूसरे इमारतें मैंने यहाँ बनाई। मैं यहाँ जाने के अलावा और कहाँ जा सकता हूँ? क्या चार मीनार इस जगह से बहुत दूर है? जहांगीर अली बोला, चूँकि रात का पिछला पहर है, इसीलिए हम इस वक्त 10 मिनट में चार मीनार पहुँच सकते हैं। अलबत्ता दिन में यहाँ से चार मीनार पहुँचने के लिए 10 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन रात के पिछला पहर होने की वजह से मैंने कहा जहांगीर अली जल्दी से ले जाते। मैंने कहा, जहांगीर अली, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। वो बोला कि चार मीनार 400 साल पहले आप देख चुके हैं, तो अब आने का यही नुकसान है।
आप दिन में इस शहर की सैर करें तो ये बातें खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे। यानी ट्रैफिक कितना था कि और ठीक 10 मिनट बाद में सचमुच चार मीनार के सामने खड़ा था। कोई नहीं जानता कि मैंने कितने चावों से इस इमारत की तामीर करवाया था। यानी कुली कुतुब शाह समझते हैं कि मैं कितना ही होशियार से, कितना की होशियार से और चावों से मैं चालाक से चार मीनार का तामीर करवाया था। मैं बड़ी देर तक चार मीनार के अतराफ घूमता रहा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार के अतराफ घूमते रहे। बरसों बाद इस इमारत को सही व सालम देखकर मेरे अंदर वो सुकून और इत्मीनान पैदा हुआ कि मेरी आंख नींद से बोझल होने लगे और मैं वहीं चार मीनार के एक गोशे में सो गया और जहांगीर अली अपनी वेटिंग कमाते रहा। यानी कि वेटिंग चार्ज बोला था ना ऑटो रिक्शा वाला जहांगीर अली, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को नींद लग गई और सो जाते हैं चार मीनार के नीचे। तो जहांगीर अली ने वेटिंग चार्ज कमाते रहा, घंटे घंटे बढ़ जाते रहे और वेटिंग चार्ज बढ़ते रहता है। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक का दूसरा इक़्तिबास पढ़ चुके हैं और सवालात देखिए। पुलों के ऊपर पुल बनाना की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यानी पुल के ऊपर फिर भी पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा सवाल, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह शहर हैदराबाद में कौन सी इमारत बनवाई? कौन कौन सी इमारत बनवाई कि आप लिखिए बच्चे। तो जहांगीर ने ऐसा क्यों कहा कि इस शहर के हुक्मरानों की बड़ी हॉबी पुल बनाना है? बाद में चारवां सवाल, जहांगीर अली के मुताबिक मूसा नदी के किनारे चार मीनार तक पहुंचने के लिए 10 घंटे का वक्त लगता है। कैसे? प्यारे बच्चों, अब ये पैराग्राफ आप अच्छी तरह पढ़िए, समझ लिए और ये सवालात के जवाब लिखकर लाइए। बड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि अनवा व अक़साम के सैकड़ों लोग चार मीनार के अतराफ यानी चार मीनार के अतराफ भागे चले जा रहे हैं। मैंने घबरा कर जहांगीर को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन चला आया। मैंने कहा, जहांगीर अली, ये कौन लोग हैं जो दीवानों की तरह मेरे चार मीनार के अतराफ भागे चले जा रहे हैं? जहांगीर अली बोला, हुजूर, ये लोग नहीं, आपकी दुआ की तासीर हैं। यानी जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बादशाह की तरह जब क्या दुआ बोले तो यानी कि आपने 400 बरस पहले खुदा से दुआ की थी कि इस शहर में लोगों को यूँ बसाना जैसे समंदर में मछलियाँ आबाद रहती हैं। पहले तो अल्लाह मियाँ ज़रा कम ही दुआएं कबूल करते हैं, मगर जब कबूल करते हैं तो फैमिली प्लानिंग को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते। अब देखिए कि महज आपकी दुआ की वजह से जो 400 बरस से पहले शायद दुआ रही तो लेकिन अब बदुआ लगती है। यानी कि पहले दुआ ऐसा किया था कि समंदर में मछलियाँ बसते हैं, वैसे ही इस शहर में आदमियाँ बसना करके दुआ करे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, लेकिन अब तो वो दुआ बदुआ लगती है। इस शहर में कितने लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह आबाद हैं, समंदर में इतनी मछलियाँ आबाद नहीं हैं जितने इस शहर में लोग आबाद हैं। मैंने कहा, जहांगीर अली, तुम सच कहते हो? गलती मेरी ही थी, यानी कि मेरा दारुल हुकूमत गोलकोंडा ऐसी जगह आबाद था जहाँ दूर दूर तक कोई समंदर नहीं था। मुझे क्या मालूम कि समंदर में कितनी मछलियाँ रहती हैं। मैंने तो बस एक अच्छा शेर कहने की गर्ज से गफलत में ये दुआ मांग ली थी। जहांगीर अली बोला, अच्छे शहर कहने का यही तो नुकसान होता है। आज के शायरों को देखिए, बुरे शेर भी कहते हैं और ऊपर से मुशायरे भी लौटते हैं। खैर, जाने दीजिए इन बातों को, सच बताइए, क्या वाकया चार मीनार आपकी बनाई हुई इमारत है? मैं जवाब दिया तो बोला,
हुजूर, गुस्ताखी माफ़ी। अब हमारे लिए ये इमारत नहीं है, बल्कि शहर के ट्रैफिक में एक बड़ी रुकावट है। यानी चारमीनार ट्रैफिक में एक रुकावट बन चुकी है। इसीलिए मैं आपको एक ज़रीन मशवरा देना चाहता हूँ। अगर ये इमारत आपकी बकी मुल्कियत है तो इसकी चारों कमानों के बीच में जो जगह बची हुई है, इसमें 10 बाई 10 की 25 मलकियाँ बनवा दीजिए। मैंने पूछा, ये मलकी क्या होती है? यानी ये मलकियाँ क्या होती है? ये मलकियाँ क्या होती है करके कुली कुतुब शाह ने जहांगीर अली से पूछा। तो जहांगीर अली ने कहा, बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। अच्छे लोग भी अपने दीवान खानों और गुस्ल खानों को तोड़कर मलकियाँ बनाने लगते हैं। उन्हें किराया पर उठा दीजिए, हज़ारों रुपये माहाना किराया आएगा। यानी जहांगीर अली मोहम्मद कुली कुतुब शाह से मशवरा करता है कि ये चारमीनार को गिरा देकर और मलकियाँ बनाने की कोशिश करिए और बहुत से पैसे कमाने की मशवरा दे रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो चारमीनार को गिराकर कुली कुतुब शाह टावर बना दीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों, देखिए इस सबक में बहुत ही जज़ो मिज़ा है। यानी कि ऑटो रिक्शा वाला जहांगीर अली और कुली कुतुब शाह, यानी सही के कुली कुतुब शाह 400 साल के बाद में इस दुनिया में आए तो कैसा चलता हादिसा कैसा रहता करने का ये सबक का उन्वान है। और आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कुली कुतुब शाह का टावर बनाने की कोशिश करिए, बहुत पैसा कमाए जा बोलकर जहांगीर अली कुली कुतुब शाह को बोलते हैं, ऑटो रिक्शा वाला। तो मैंने कहा, जहांगीर अली, पहली बात तो यह है कि मैं इस शहर में रहने के इरादे से नहीं आया। यानी कुली कुतुब शाह बोलते कि मैं इस शहर में रहने के लिए नहीं आया, मेरा इरादा यहाँ रहने का नहीं। यानी कि मैं एक दिन के वास्ते देखकर फिर भी मैं चल जाने वाला हूँ करके बोलते हैं। इसलिए इसे ज़रीन मशवरा देने के लिए आप ठहर रहिए कि शहर में इतने सारे लोग आते हैं, कहाँ से हैं। लेकिन जब हैदराबाद में चारमीनार में वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ के लोगों को देखकर मोहम्मद कुली कुतुब शाह बहुत हैरानज़ुदा रह गए। ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, इतने लोग कहाँ से बसते हैं बोल के उनको एक ख्याल आ गया। जहांगीर अली बोला, इस शहर में आने की कई ठिकाने हैं, जैसे गोली घोड़ा बस डिपोना बस डिपो, यानी सारे। जहांगीर अली ने बोला, इस शहर में आने के कई ठिकाने हैं, जैसे गोली कोठा बस डिपो, नामपल्ली स्टेशन, बेगम बाज़ार, बेगमपेट का हवाई अड्डा वगैरह। चलिए मैं आपको नामपल्ली स्टेशन ले चलता हूँ। मैं बाद में नामपल्ली स्टेशन भी गया और ये देखकर हैरान रह गया कि एक बड़ी हाथी की शक्ल की लंबी सी सवारी है, जिसमें हज़ारों आदमी एक दूसरे पर बैठकर आते हैं और इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि सवारी पर बैठकर आए हैं। मैं स्टेशन पर सैकड़ों मुसाफिर की आमद का मंजर देख रहा था। एक मुसाफिर ने अचानक पुकारना शुरू किया, कुली कुली कुली। मैंने समझा कि ये नहंजार मुझे पुकार रहा है। जैसे ही मैं इसके पास गया, इसने भारी संदूक मेरे सर पर रख दिया। इसके ऊपर एक इंची सूटकेस रख दिया। बाद मेरे एक हाथ में फूल डाल और दूसरे हाथ में एक बास्केट थाम दी। फिर बोला, 10 रुपये दूंगा। यानी कुली बोले तो यानी काम करने वाले को बुलाया था। लेकिन सचमुच में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने वहाँ पर पहुँचे और उस बोझ को अपने सर पर रखा और 10 रुपये की दाम बातचीत कर रहा था। तो प्यारे बच्चों,
मैंने इस सबक में आपको सचमुच खूली कुतुब शाह नीचे एक 400 साल बाद में आए तो कैसा मंजर रहता और क्या चलता करने के बारे में आपको समझाना इस सबक का मकसद है। तो फिर हुकूमत ने खुद एक ऐसा भारी बोझ दिया जैसे आवाम उठाते हैं और गिरते पड़ते चलते रहते हैं। मेरे सर पर मुसाफिर ने इस जोर से संदूक रख दिया कि मेरे सर में दर्द होने लगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बोलते हैं ये बातें। इतना हैदराबाद मेरे लिए काफ़ी हो गया था। इस शहर में अजीब व गरीब इमारतों की जंगल को देखकर मुझ पर वहशत तारी होने लगी। यानी 400 साल पहले की आबादी, यहाँ का रहन सहन ये पूरा अलग था और उसके बाद में 400 साल पहले बाद में आए बाद में यहाँ की आबादी कितनी बढ़ गई, ट्रैफिक कितना बढ़ गया, चार मीनार के गोलकोंडा यहाँ के इमारतों में तब्दीली कैसी हुई। यानी आदमी देखना ट्रैफिक की रुकावट कैसा बन गई है ये इमारतें। अब ये पूरे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जहांगीर अली से पूछकर मालूमात हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम 3वां पैराग्राफ के बारे में भी जानकारी हासिल चुके हैं और चंद सवालात के जवाबात आप लिखिए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार के अतराफ आवाम को देखकर क्यों घबरा गया, सवाल है। बाद में जहांगीर अली सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का पार्टनर क्यों बनना चाहता था। तीसरा, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह शहर को अजीब व गरीब इमारतों का जंगल क्यों कहा। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात लिखिए। मैंने कहा जहांगीर अली से वो अब मुझे गोलकोंडा ले चले ताकि जाने से पहले अपने किले का दीदार कर सकूं। जहांगीर अली बोला, सरकार जाने से पहले रविंद्र भारती ज़रूर चले। मैंने पूछा ये क्या है। बोला ये शहर की ऐसी जगह है जहाँ मजहबी तहजीबी प्रोग्रामों के ज़रिए तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाता है। आज यहाँ एक मुशायरा हो रहा है। आप तो खुद शायरा रह चुके हैं, आप भी चलिए। मैंने कहा जहांगीर अली, तुम्हें शायद पता नहीं कि हम उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर रह चुके हैं और इस शहर के बानी भी हैं। लिहाजा वहाँ तक एक आम शायर की तरह जाना हमारे शाहाना और शायराना मिजाज के खिलाफ होगा। जहांगीर अली बोला, सरकार यहाँ का आम शायर भी ख़ास शायर ही होता है। ख़ास मौक़ों पर आम शायर को बड़ी मुश्किल से तलाश करके बुलाया जाता है। यहाँ एक शायर दूसरे के मिसरे तो ज़रूर उठाते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे के टांगे भी खींचते जाते हैं, जिसकी वजह से खुद अक्सर शायर बेवज़न हो जाते हैं। मैंने कहा तो फिर मैं इस मुशायरे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से चलना पसंद करूँगा। वो बोला, हुजूर आप तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, मेहमान खुसूसी की किस तरह बन सकते हैं। यो भी इस शहर में 2-4 ही अफराद ऐसे हैं जिनको छोड़कर बाकी किसी और मेहमान खुसूसी बनना कानून ममनू है। यहाँ मेहमान खुसूसी बनने का एजाज़ ठीके पर उठाया जाता है। जिसी तरह हर इलाके के मजिस्ट्रेट अलग होता है, इसी तरह यहाँ हर इलाके का मेहमान खुसूसी भी अलग होता है। जहांगीर अली इस बात के लिए बादल नाख्वास्ता राज़ी हो गया, वरना वो मुशायरे में शिरकत पर मसरूफ़ था। मैंने पूछा, तुम मुशायरों के बड़े शौकीन मालूम होते हो। बोला, जी हाँ, मुशायरों में होटंग करने पर बड़ा मज़ा आता है। मैंने पूछा, ये होटंग क्या चीज़ होती है। बोला, शायरी से कहीं ज़्यादा बेसाख्ता, बामानी और मुनफरद चीज़ होती है, इसीलिए तो कुछ लोग अब शायरी को छोड़कर होटंग में तभी आजमाई करने लगे हैं। जहांगीर का ऑटो रिक्शा जब गोलकुंडे की तरफ चल पड़ा तो मुझे पर वहशत का दौरा सा पड़ने लगा। कहीं मैंने दोबारा मर न जाऊं। यूँ भी मैंने इस दुनिया में अपने
दो दो मकबरे नहीं छोड़ना चाहता था। तारीख दानों के लिए खामखा मुश्किलात पैदा करने का क्या फ़ायदा। आदमी जब तक ज़िंदा रहता है अपने रहने के लिए कई मकानात बनवा सकता है, लेकिन मरने के बाद मकबरा तो एक ही बनता है। गोलकोंडा का किला आया तो बात पर महमूल किया और किराया का मुतालिबा करने लगा। मैंने इससे कहा वो ऑटो रिक्शा को छोड़कर मेरे साथ बिलहिसार तक चले। यूँ भी मेरे पास किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बिलहिसार पर पहुँचने कर मैंने जहांगीर अली से एक मिहराब की तरफ इशारा किया और मिहराब के ऊपर वाले पत्थर को हिटाइए। पत्थर का हिटाना था कि मैं से अशरफियों की एक थैली निकल आई। उस मिहराब में से एक अशरफियों की थैली निकल आई। मेरी हुकूमत के ज़माने में चूँकि बैंकों वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए बादशाह उमरा ऐसे ही इलाकों में अपने ख़जाने को महफूज अपने ख़जानों को महफूज रखते हैं। जब जहांगीर को यकीन हो गया कि मैं सचमुच मोहम्मद कुली कुतुब शाह हूँ, तो वो मेरे कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आलम पना, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। अब आप मेरे साथ शहर में वापस चलिए। ना तो मीटर से किराया लूँगा, ना वेटिंग चार्ज लूँगा। अब जाने पर शहर दोबारा चले जाएंगे दोनों भी, और मैं क्या किराया लेता नहीं और वेटिंग चार्ज भी नहीं लूँगा। चार मीनार को गोली मारिए, मेरी झोंपड़ी है आपके लिए, आप हाजिर हो जाइए करके जहांगीर अली मोहम्मद कुली कुतुब शाह से बोलता है। मैंने कहा, जहांगीर अली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अब बिलहिसार तक आ गया हूँ। इतनी बुलंदी से फिर मैं इस शहर की बस्ती की तरफ नहीं जाना चाहता, और यूँ भी बिलाखिर ऊपर की दुनिया बहुत करीब है। खुदा हाफिज़ यानी अल्लाह हाफिज़ बोल के वो जहांगीर ने कहा, आपकी दुआ में बड़ी तासीर है। जाते जाते हम हैदराबादियों के लिए कोई नई दुआ तो करते जाइए। मैंने कहा, जहांगीर अली, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो इस शहर में रहने वालों के अंदर सब्र जमील का मादा पैदा करे, क्योंकि इस शहर के बग़ैर अब इस शहर के बासियों का ज़िंदा रहना मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर बड़ी देर तक ख़ास दूर तक बेचारे जहांगीर अली की आवाज़ मेरे कानों में आती रही। आमीन सुम्मा आमीन यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह करते सो दुए को, यानी जहांगीर अली आमीन सुम्मा आमीन बोलते रहे। यानी प्यारे बच्चों, ये जज़ो मिज़ाह की उन्वान है, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह 400 साल बाद इस दुनिया में आए तो चार मीनार हैदराबाद, शहर हैदराबाद को देख कर कितने हैरान होंगे। यानी वहाँ की इमारतों को देखकर, वहाँ की आबादी को देखकर वो कितने हैरान रह जाते कि वो उसके बारे में ये उन्होंने ये सबक है। प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आपको ये सबक अच्छा समझ में आया होगा, और अब ज़ुबान शनासी की तरफ हम चलेंगे। शनासी यानी लफ्ज़ियात। दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ ऐसे जुमले में दिए गए हैं, इन्हें तलाश कीजिए और ख़त कशीदा करते हुए इनसे मज़ीद जुमले बनाइए। यानी दिए हुए जुमलों में मुतरादिफात उसी जुमले में यानी उसी लकीर में दिए गए हैं, उसके नीचे लकीर खींचकर यानी लकीर डाल के वो जुमला क्या मुतरादिफात लिखिए। एक जंगल में शेर नज़र आते ही हामिद पर वहशत तारी हो गई। घबराहट के आलम में वो भागने लगा। दूसरा, सदर मुदर्रिस ने अपनी तकरीर में हमें ज़रीन मशवरे से नवाजा। ये बेश कीमत बातें हमारे लिए कारआमद हैं। गाड़ी चलाते वक्त सेल फ़ोन पर बात करना ममनू है। खिलाफ कानून अमल करने पर सज़ा होती है। यानी इसी ममनू है यानी लकीर है, और उसके मुतरादिफात आप मुतरादिफात के नीचे लकीर डालना। दूसरा, बाद में आजकल हर कोई शाहाना ठाट से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जबकि इसी तरह की पर
ताइश ज़िंदगी गुजारना असराफ में दाखिल है। बच्चों की बातों को नादानी पर महमूल किया जाता है, हालांकि ऐसा गुमान करना गलती भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम क़वायद की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम क़वायद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी क़वायद हुर्फ़ शम्सी, हुर्फ़ ख़मरी। यानी हुर्फ़ शम्सी वो हुरूफ जो ते, से, दाल, ज़ाल, रे, ज़े, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोए, लाम, नून। यानी जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो हुर्फ़ शम्सी कहलाता है। जैसे अब्दुल समद, इसका तलफ़ुज़ इस तरह अदा किया जाएगा, अब्दुल समद। अलिफ और लाम की आवाज़ साख्त होगी, यानी आवाज़ अलिफ और लाम की आवाज़ तलफ़ुज़ में आएगा, उसे हुर्फ़ शम्सी कहते हैं। हुर्फ़ ख़मरी, हुर्फ़ ख़मरी वो है जो अलिफ, बे, जीम, है, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, ई। तो हुर्फ़ ख़मरी ये हुरूफ हैं। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम पढ़ा जाए तो हुर्फ़ ख़मरी कहलाते हैं। यानी हुर्फ़ शम्सी में जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो हुर्फ़ शम्सी कहलाता है। हुर्फ़ ख़मरी में वो अलिफ लाम पढ़ा जाए तो हुर्फ़ ख़मरी कहलाते हैं। जैसे अब्दुल जलील, अब्दुल जलील, इसका लफ्ज़ इस तरह अदा किया जाता है जैसे अब्दुल जलील, यानी अलिफ लाम पढ़ा जाता है, हुर्फ़ ख़मरी कहलाते हैं। जबकि हुर्फ़ शम्सी में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है, हुर्फ़ शम्सी कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम चंद क़वायद के अल्फाज आपको देंगे और वो हुर्फ़ शम्सी हैं और हुर्फ़ ख़मरी हैं। आप घर पर लिख कर लाइए। इन अल्फाज में हुर्फ़ शम्सी और हुर्फ़ ख़मरी की निशानदेही कीजिए। इन अल्फाज पर गौर कीजिए। कलम, किताब, उस्ताद, दवात, हैदराबाद। ये तमाम अल्फाज मुफ़रद हैं जो बज़ात खुद अपने माने आप देते हैं, इसीलिए इनको मुफ़रद लफ्ज़ कहते हैं। यानी मुफ़रद लफ्ज़ वो हैं जो अपने माने आप देते हैं, इसको मुफ़रद लफ्ज़ कहा जाता है। इन अल्फाज पर गौर कीजिए। खुशफ़हमी, दर्दमंद, पैगाम हक़, आलीशान, शब व रोज़, ख़त पत्र, कभी कभी। ऊपर के तमाम अल्फाज दो लफ्ज़ों से मुरक्कब हैं, यानी दो दो लफ्ज़ मुरक्कब हैं और दोनों अल्फाज मिलकर एक ही माने दे रहे हैं। यानी दो अल्फाज एक ही माने देते हैं, इसीलिए मुरक्कब लफ्ज़ कहा जाता है। हर एक की सूरतें अलग अलग हैं। यानी मुरक्कब लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मुरक्कब हैं और दोनों अल्फाज मिलकर एक ही माने देते हैं, इसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। खुशफ़हमी, खुश अखलाक, इन दोनों मुरक्कब लफ्ज़ों में फ़हमी और अखलाक से पहले खुश को जोड़कर एक बामानी मुरक्कब लफ्ज़ बनाया गया है। यानी कि किसी लफ्ज़ के शुरू में जुज़ जोड़कर ख़ास माने पैदा करने वाले जुज़ को साबिक़ा कहते हैं, यानी साबिक़ा कहा जाता है। किसी लफ्ज़ के शुरू में जो जुज़ जोड़कर एक ख़ास मानी पैदा करने वाले जुज़ को साबिक़ा कहा जाता है। उमूमन ये तमाम साबिक़े के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हम, आली, ला, बे, दिल, बेश, पेश, कम, बा, ना, ज़ेर, साहिब, अहल, जी, गैर, नू, यक।
यानी कि इन तमाम अल्फाज को जोड़कर जो जुज़ बनाया जाता है वो पहले में आते हैं, उसे साबिका कहा जाता है। और दूसरा अक्लमंद, यानी इन दोनों मुरक्कब लफ्ज़ों में अक़ल और मंद को जोड़कर एक बामानी लफ्ज़ बनाया गया है, इसको लायका कहा जाता है। किसी लफ्ज़ के बाद में लफ्ज़ से जुड़कर एक ख़ास मानी पैदा करने वाले जुज़ को लायका कहा जाता है। जैसे उमूमन ये अल्फाज लायके के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाक, फरोश, दार, गाह, नुमा, निगार, नवेसी, ख्वाह, अफ़ज़ा, साज, गार, नवाज। ऐसे अल्फाज को मिलाकर यानी आखिर में जोड़ने से जो जुज़ बनता है वो लायका कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, यानी मालूमात दे चुके हैं। वो सबक के बारे में आपको समझा चुके हैं और क़वायद लफ्ज़ियात के बारे में आपको बोले हैं, तो आप बच्चों अच्छा समझ चुके होंगे। और प्यारे बच्चों, इस सबक को फिर दोहरा कर एक बार अच्छी तरह से दरसी किताब में पढ़िए और क़वायद लफ्ज़ियात और तमाम को साबिक़ा लायका, इन तमाम हुर्फ़ शमसी, हुर्फ़ क़मरी, उन तमाम के बारे में अच्छा समझिए। और दूसरे क्लास में अच्छा सवालात के जवाबात हम सवालात पूछेंगे इस सबक के ताल्लुक़ से। जो सवालात के जवाबात आप देने की कोशिश करिए। और प्यारे बच्चों, ये सबक आपको अच्छा समझ में आया समझती हूँ मैं। इस सबक को अब हम ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।